नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 56 यानी कार्यपत्रक संख्या 56 को। यह आपकी 31 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के थर्ड चैप्टर नाथसीवाद और हिटलर का उदय इसकी शुरुआत करेंगे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रहेगा। ये आपकी हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। इससे पहले हम 2 चैप्टर और कवर कर चुके हैं। फर्स्ट टर्म में हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, और सेकंड टर्म में हमने पिछले ही दिनों एक चैप्टर कवर किया यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। उन दोनों चैप्टरों से अगर कंपेयर किया जाए तो ये चैप्टर कहीं ज़्यादा आसान है। फर्स्ट चैप्टर फिर भी इजी था। सेकंड चैप्टर अगर एनसीईआरटी से करोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, उसकी लैंग्वेज इतनी आसान नहीं थी। हालांकि वर्कशीट में आपको ईजी लगा होगा, लेकिन ये जो थर्ड चैप्टर है उनके कंपैरिजन में भी ईजी रहेगा। इंटरेस्टिंग वे से इसमें बताया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में क्या होता है। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर होते हैं वो एक साधारण सैनिक होते हैं और उसके बाद वो जर्मनी के चांसलर बनते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। साथ ही साथ इन बिटवीन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है तो उसके बीच में जर्मनी में बहुत कुछ होता है। लाखों लोगों को मारा जाता है। क्यों मारा जाता है, क्या होता है, ये सब कुछ ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टाइटल की बात करते हैं कि नाथसीवाद और हिटलर का उदय। तो इसमें ये नाथसीवाद क्या है? नाथसीवाद मतलब जो हिटलर की विचारधारा थी, जो नीतियां थी, उसको नाथसीवाद कहा जाता है। जो हिटलर की पॉलिटिकल पार्टी थी वो नाजी थी। ओके, नाजी दल था, और नाजी जो दल था उसकी नीतियों को भी हम नाथसीवाद कह सकते हैं, क्योंकि नाजी दल की जो नीतियां थी वही तो हिटलर की नीतियां थी। ओके, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम नाजिज्म या नाजीवाद, और हिंदी में इसको नाथसीवाद कहा गया। और उसके बाद आधे पार्ट में हम पढ़ेंगे हिटलर का उदय कि हिटलर एक साधारण सा सैनिक था, कैसे वो चांसलर बन जाते हैं। अब चांसलर क्या है? जैसे अपने देश में प्रधानमंत्री होते हैं, सर्वोच्च पद होता है। ओके, सरकार का जो सर्वोच्च पद है वो प्रधानमंत्री का अपने देश में। ऐसे ही जर्मनी में आज भी सर्वोच्च जो पद होता है, हाईएस्ट जो पोस्ट होती है गवर्नमेंट की, वो चांसलर होते हैं। और उसके बाद हिटलर है जब चांसलर बन जाते हैं तो उसके बाद कौन सा वहाँ पर दंगल होता है एक तरीके से, वो क्या होता है ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। आज की इस वर्कशीट की हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ और समझेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है जर्मनी में। तो वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे होता है इसकी हम बात करेंगे। तो पिछली जो वर्कशीट है उसमें हमने पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से 18 के बीच में 2 प्रमुख गुटों के बीच में लड़ा गया था। ओके, पढ़ा नहीं था, हमने मैपवर्क में समझा था कि मैपवर्क हमें दिया गया था और उसमें हमने समझा था कि प्रथम विश्व युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें 2 गुट थे। एक गुट था मित्र शक्तियाँ, जिसमें मुख्य देश थे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इसके साथ एक और प्लस कर लीजिए यूएसए, ये देश थे मित्र राष्ट्रों में। दूसरी जो गुट था वो थी केंद्रीय शक्तियाँ, सेंट्रल पावर्स। इसमें मुख्य देश थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ठीक, ये 2 ग्रुप थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 के बीच में चलता है। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की थी, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र देशों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हरा दिया और जर्मनी को भी आखिरकार घुटने टेकने पड़े, यानी कि हार माननी पड़ती है। यानी क्या होता है, ये विनिंग होता है और ये देश है इनको हार का सामना करना पड़ता है। अब जो साम्राज्यवादी जर्मनी जो थी उसकी हार हो जाती है। जर्मनी जो 1871 के बाद सुपर पावर बन गया था उसकी बुरी तरीके से हार हो जाती है। और हार के बाद जो सम्राट होते हैं जर्मनी के वो अपने पद को, अपनी गद्दी को छोड़ देते हैं और वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई जाती है उसके बाद कि क्या किया जाए, क्योंकि सम्राट गद्दी छोड़ने को तैयार हो गए थे, यानी कि उन्होंने छोड़ दी थी। तो वाइमर है वहाँ पर एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई जाती है और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया कि ये हमारे देश में अब हम आगे से ऐसे सरकार चलाएंगे। इस नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी कि राइक्सटाग है उसके लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव भी किया गया, यानी कि राइक्सटाग है वहाँ की संसद का नाम है, तो उसके लिए जो जनप्रतिनिधि है उनका चुनाव किया गया। जैसे अपने यहाँ पे सांसद होते हैं ना, सांसद हम चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर भी उन्होंने चुना अपने राइक्सटाग के लिए। और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को एक समान सार्वभौमिक मताधिकार भी दिया गया। यानी सबको क्या मिला? एक समान सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि बिना किसी भेदभाव के सबको एक समान रूप से वोट डालने का अधिकार देना। जैसे अपने यहाँ पर भी ऐसे ही है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ना अपने देश में। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, जो भारत का नागरिक है और पागल या दिवालिया नहीं है, तो उसको वोट डालने का अधिकार मिला। तो वहाँ पर भी ऐसा ही किया गया।
हालांकि काफ़ी कुछ बदल जाता है जर्मनी में हार के बाद, यानी कि अब राजतंत्र नहीं रहा, लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ा लिए थे, नए संविधान का निर्माण किया गया था, संसद के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था, सबको एक समान वोट डालने का अधिकार मिला था। लेकिन फिर भी वहाँ के लोग थे वो सरकार से, नई सरकार जो वाइमर गणराज्य जिसको कहा जा रहा था, उससे खुश नहीं थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा। अब अच्छा क्यों नहीं लगा, इसका भी एक कारण था, क्योंकि जून 1919 में वर्साई की संधि है वो थोप दी जाती है। किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर थोप दी जाती है, क्योंकि जर्मनी की हार होती है। हार होने के बाद जो मित्र राष्ट्र थे, जो विजयी राष्ट्र थे, उन्होंने जर्मनी के ऊपर एक संधि थोप दी कि आप युद्ध के लिए जिम्मेवार थे। उसकी कुछ शर्तें होती है और काफ़ी कठोर शर्तें होती है, तो इसको अपमानजनक संधि माना जाता है जर्मनी के लिए। और ये भी कहा जाता है कि यही जो संधि थी ये इतनी कठोर थी, अगर इतनी कठोर नहीं होती तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। ये कहा जाता है कि संधि ने ही द्वितीय विश्व युद्ध के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज बो दिए थे। अब इस संधि में था क्या, ये आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा कि वर्साई की संधि की शर्तें क्या थी। तो इसमें पहली जो शर्त थी कि जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, उपनिवेश समझते हो ना, जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ओके, तो हम ब्रिटेन के अंडर में आते, तो ऐसे जर्मनी के भी पूरे विश्व में उपनिवेश थे, सारे उपनिवेश उसे छोड़ने पड़े। तकरीबन 10% जो आबादी थी वो वाला इलाका उनका छीन लिया जाता है। 13% उनका जमीन भूभाग है वो उनसे छीन ली जाती है। 75% 75% उसके लोहे के भंडार छीन लिए जाते हैं। 26% उसके कोयले के भंडार है वो छीन लिए जाते हैं। और किसको दे दिए जाते हैं? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, इनके हवाले करने पड़ते हैं। यानी कि देश को बिल्कुल ही कमजोर कर दिया। उपनिवेश गए, जमीन गई, जनसंख्या गई और उनके खनिज भी गए, सारे संसाधन चले जाते हैं। इसके साथ साथ जर्मनी की सेना उसको भी भंग कर दिया गया, यानी कि जर्मनी के ऊपर एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो सेना नहीं रखेंगे, यानी भविष्य के लिए भी उसको कमजोर बना दिया गया। युद्ध अपराध बोध के अनुच्छेद के तहत की जो संधि थी उसमें ये कि युद्ध आपने किया, उसके तहत जर्मनी को सारी तबाही के लिए जिम्मेवार ठहरा गया कि युद्ध आपने किया है, ओके। और उसके एवज में उस पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया। अब 6 अरब पौंड कितने होते हैं कैलकुलेट मत कीजिए, ये बता दूं कि 2010 में वो कर्ज है वो चुका पाया था जर्मनी, 2010 में, उस वक्त का कर्ज, और वो भी तब जब कुछ भाग उसका माफ कर दिया गया था, क्योंकि इस कर्ज के साथ साथ उसका ब्याज दर वो सब कुछ लगता रहता था, तो इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया था जो कि चुकाने से भी ना चुके। खनिज संसाधन वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। जो राइनलैंड का इलाका था, राइन नदी के आसपास का इलाका जहाँ पे खनिज पाए जाते, उस पर भी कब्जा कर लिया था, यानी कि संसाधन भी उससे छीन लिए गए थे। तो ये कुछ शर्तें थी। इन शर्तों को अपमानजनक माना गया था। जर्मनी को लगता था कि सिर्फ हमने ही थोड़ी युद्ध किया था, युद्ध तो आपने भी किया था, लेकिन हमारे लिए कि इतनी कठोर शर्तें लगा देना कि हम कहाँ पर टॉप पे थे और कहाँ पर हमें नीचे ले आना, जीरो पे ले आना, वो गलत बात है। और इसी के कारण लोग क्रोधित हो उठते और उन्हें लगता कि इसका बदला लिया जाना चाहिए। और इसके लिए जिम्मेवार किसको माना? उन्होंने माना कि जो वाइमर गणराज्य ना, सारा उसी के कारण हुआ है कि वो अपनी बात को ठीक से नहीं रख पाए और उसको जिम्मेवार मानते। इसलिए वाइमर गणराज्य वो लोगों की आंखों में, वहाँ के लोगों की आंखों में एक तरीके से चुभने लगता है, किरकिरी हो जाती है, ओके। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उससे आगे क्या होता है अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आज की इस वर्कशीट में 3 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से मुख्य देश शामिल थे यह हमें बताना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन से देश शामिल थे यह हमें बताना है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मित्र राष्ट्र थे, अलाइड पावर जो थे, उसमें शामिल थे फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। दूसरा जो गुट था केंद्रीय शक्तियाँ, उसमें शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ओके। तो ये मुख्य देश शामिल थे। मित्र राष्ट्रों के गुट में फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, और केंद्रीय शक्तियों के गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की शामिल थे। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, जर्मन संसद को किस नाम से जाना जाता है यह हमें बताना है। तो जर्मन संसद को राइक्सटाग के नाम से जाना जाता है, ओके। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, थर्ड क्वेश्चन रहेगा, तीसरा हमें प्रश्न दिया गया, जर्मनी में राजशाही के अंत और नए वाइमर गणराज्य में समान और सार्वभौमिक अधिकारों के बाद भी बहुत सारे लोग इस व्यवस्था से खुश क्यों नहीं थे। यानी जर्मनी में राजतंत्र खत्म हो गया था, ओके, जर्मनी में लोकतंत्र आ गया था और नई गणराज्य ने बहुत सी अच्छी चीज़ें की, जैसे सबको एक समान वोट डालने का अधिकार दे दिया जो पहले नहीं था, सब अच्छा था, लेकिन फिर भी लोग उससे खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थी हमें बताना है। तो जर्मनी में राजशाही के अंत और नए वाइमर गणराज्य में समान और सार्वभौमिक मताधिकारों के बाद भी बहुत सारे लोग इस व्यवस्था से खुश नहीं थे,
क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी के ऊपर वर्साय की अपमानजनक संधि थोप दी गई थी और लोगों ने इसके लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेवार ठहराया था। उन्हें लगता था कि वाइमर सरकार वो कमज़ोर है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी क्लास 9th SST सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों की बात करें, तो दोनों में अलग अलग मैंने हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। कहाँ मिलेंगे आपको? प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी एक अलग से प्लेलिस्ट क्लास 9th सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वहाँ पर आपको वो सभी वीडियोस मिल जाएंगे, उनको एक बार देखिएगा। 20-25 मिनट में आप एक चैप्टर को कवर कर सकते हो और वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।